उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन्हें हेतु जिनसे हो सुसज्जित वसुंधरा। पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें वंदना उनकी करें वंदना उनकी करें। तो हमको ये पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला होगा, तो अभी तो सबसे पहले ये करेंगे, पेज नंबर 138 खोल के पहले पढ़ेंगे, है ना। अपने आप पढ़ेंगे शांति से, क्योंकि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे चित्रण में आना चाहिए, है ना। परिचय शिविर और अध्ययन में, किताबों के पठन में यही अंतर है कि पहले आपके द्वारा आपके विचार में वो फैले, आपके मन में उसका आस्वादन हो, क्या कह रहे हैं, और वो चित्रित हो। फिर उसमें कहीं जो गैप रह जाए उसको हम लोग फिलअप करें। तो एकदम शांति से पहले इसको पढ़ लें, है ना। लगभग 1 आध घंटा लगेगा मुझे लगता पढ़ने में, है ना।
हम ये भी कर सकते हैं कि 5 पेज पढ़ के 5 पेज का रिव्यू कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 5 पेज पढ़ लें। और चाहिए 5-7 मिनट? हो गया? बढ़िया। तो एक तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है ना। और पूरी चर्चा को 3 पोर्शन में, यदि बाबा जी जो कह रहे हैं, पूरे जब सहअस्तित्व में संयम हुआ तो 3 ज्ञान की चर्चा की। एक ज्ञान को कह रहे हैं कि सहअस्तित्व का दर्शन। तो जब पूरे ही अस्तित्व को देखा तो ये पाया कि पूरा का पूरा अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व के रूप में है ना। सहअस्तित्व किस चीजों का? व्यापक और इकाई का। तो व्यापक से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है, ये पकड़ में आया। कैसे पता चला? क्योंकि ये पता चला कि जितना भी छोटे से छोटा इकाई को देखते चले गए, है ना, परमाणु, परमाणु से भी छोटा, कितना भी छोटा इकाई को किया, ये देखने में आया कि इकाई लगातार क्रियाशील बनी हुई है। और इस क्रियाशीलता का आधार देखने गए तो पता चला क्रिया शून्य में होने की वजह से क्रियाशील है। ये अनुभव में आया। ये जो क्रिया शून्य है ये व्यापक के रूप में फैला हुआ है, इसका किसी भी देश और काल में अभाव नहीं है। इकाइयां हर काल में उपलब्ध हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं देश में उपलब्ध नहीं है, किन्हीं किन्हीं स्थान पर, है ना। तो एक तो ये स्पष्ट हुआ। फिर ये पकड़ में आए क्रियाशील है तो कर क्या रही हैं इकाइयां? तो पता लगा 3 क्रियाशीलता का मतलब है 3 काम हो रहे हैं: श्रम, गति और परिणाम। तो कुछ श्रम कर रही हैं लगातार, है ना, और उससे कुछ गति हो रही है और कुछ परिणाम आ रहे हैं। तो ये देखने में आया कि पूरे ही प्रकृति में, इसी को फिर ईश्वर कहा, पूर्ण कहा, निरपेक्ष ऊर्जा कहा, निराकार कहा, क्रिया शून्य कहा, और इसको प्रकृति, जो इकाइयों के समूह है, इकाइयों का जो स्वरूप है, उसको प्रकृति कहा। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी ठीक है। और ये देखा इस श्रम गति परिणाम पूर्वक इकाइयां पदार्थ के रूप में
साथ साथ आती हैं, है ना, और इनमें प्रेरणा पाने का प्रवृत्ति है, और प्रेरणा स्वरूप कम से कम 2 अंश से लेकर के अनेक अंशों तक परमाणु में व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था क्यों कह रहे हैं परमाणु में व्यवस्था, क्योंकि परमाणु में ही आचरण की स्थिरता को पाया गया, एक निश्चित आचरण की निश्चितता को पाया गया, उसके पहले के स्वरूप में आचरण की निश्चितता को नहीं पाया गया। तो इसलिए परमाणु में ही व्यवस्था ये देखने को मिला, और ये पता चला कि जो भौतिक और रासायनिक, ये जो इकाइयों के 2 स्वरूप हैं, भौतिक रासायनिक, इनमें ये पाया गया कि इसमें गठनशील परमाणु है, अर्थात गठन को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन गठन टूटता रहता है, टूटने की और बनने की संभावना बनी रहती है। इसी को कहा कि इनका स्वभाव संगठन और विघटन है, लेकिन इनका नाश नहीं होता, इसलिए इनका धर्म अस्तित्व है, ये बने ही रहते हैं, क्योंकि इकाइयों को व्यापक में विलय नहीं हो सकती है ना, और ना ही व्यापक से पैदा हो सकती है। और इसके फलस्वरूप पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था, ये 2 अवस्थाएं देखने को मिली। और प्राणावस्था में देखने को मिला पेड़ पौधे, पशु पक्षी शरीर, समृद्ध मेधस शरीर, है ना, और मानव का शरीर जो समृद्ध पूर्ण मेधस है। और इन्हीं पदार्थ में एक तरह का परमाणु ऐसा मिला जिसका गठन पूरा हो गया, और ये जो श्रम गति परिणाम की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, उसमें एक परिणाम स्थिर हो गया, जिसको कहा कि परिणाम का अमृत हो गया या अपरिणामी हो गया। अब इसका परिणाम कभी भी नहीं बदलेगा। और जैसे ही ये भार बंधन अनुबंधन से मुक्त हुआ, इसी को चैतन्य परमाणु कहा, जो अपने से अधिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रियाशील हो गया पुंजाकार के रूप में। और इसी को जैसे ये अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त हुआ, ये आशा के बंधन से युक्त हो गया। इसका जो बाहरी प्रवेश है वो क्रियाशील हो गया। और इसके और इधर जो पशु शरीर उपलब्ध हुआ, इनके योगफल में जीव अवस्था दिखाई देती है, जो वंशानुसंगीय विधि से जीवन इसमें शरीर के आधार पर समर्पित रहता है और जीने की आशा को व्यक्त करता रहता है। और जैसे ही इसमें विकास हुआ, मन से अधिक जो क्रियाशीलता आई, वो जीवन जिसमें मन के साथ साथ वृत्ति और चित्त और समृद्धिपूर्ण मेधस मिलके भ्रमित ज्ञानावस्था तक, ये सारा जो काम हो रहा है, ये संयम में जब बाबा जी अध्ययन कर रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी जीवन हैं जो पूर्ण जागृत हो गए हैं। है ना, इस पूरे प्रक्रिया है, और ये पूरा का पूरा एक क्रम है। तो भ्रमित होना ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, नियति का डिजाइन है। किसी भी धरती पर जब भी डिजाइन होगा, तो क्योंकि चित्त में पूरा ज्ञान नहीं आ पाता है, मन वृत्ति चित्त में, और शरीर को ही जीवन मान करके, यही मेजर भ्रम है कि जीवन अमर होते हुए भी, चैतन्य परमाणु होते हुए भी, जिसका गठन का विघटन नहीं होना है, उसके बावजूद भी मानव अपने को शरीर मानते हुए जीता है। फलस्वरूप इंद्रियों में सुख को ढूंढने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में एक लेवल की सफलता के आने के बावजूद, है ना, सफल नहीं हो, मतलब अपने में तृप्ति नहीं होती, फलस्वरूप आगे का अनुसंधान होता है। ये पूरा क्रम इस धरती पर लगभग 450 करोड़ वर्ष में मानव जाति यहाँ तक पहुंची।
अब यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं किसी व्यक्ति जो जागृत हो गया, अब उसकी सूचना के आधार पर, है ना, हम तर्क को लगा रहे हैं कि क्या ये जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये पाया गया कि हर मानव, हर जीवन सक्षम है ना, उसमें बिल्कुल वही पोटेंशियल है जो किसी भी जीवन में है ना, वही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है। और चूंकि सच्चाइयों को मैं समझ सकता हूँ, कोई भी समझा है तो मैं समझ सकता हूँ, ये पकड़ में आया। तो बढ़िया, शुरुआत से पहले एक तो हमारे उमेद भाई आए हुए, तो उमेद भाई का स्वागत। अधिकतर लोग तो परिचित ही होंगे, है ना, उमेद भाई से। बढ़िया, तो अब रहस्य मुक्ति पढ़ते हैं, है ना। तो समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना या समझ संपन्न नहीं हो पाना ही रहस्य है, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसे रहस्यता की संज्ञा है। तो अब यदि कोई कहता है कि भैया मैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये रहस्य नहीं है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना, है ना। तो जब भी कोई कहता है कि मैं जब समझ गया हूं, आप या हमें भी लगता है कि मैं समझदार हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या तुम समझ नहीं रहे हो, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, पोर्शन ठीक है, तुम समझ नहीं सकते हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये पोर्शन गड़बड़ है ना। क्योंकि समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना, इसके दो ही कारण हैं, या तो मैं समझ संपन्न नहीं हो पा रहा हूं, है ना, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसको रहस्य कह रहे हैं। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है। इकाई क्रिया है, जितनी भी इकाइयां हैं वो लगातार क्रियाशील हैं। मानव ही सहस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण संपन्न, समझ संपन्न होता है। जागृत मानव भ्रमित मानव की जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। तो क्यों जागृत मानव कर रहा है? क्योंकि जागृत मानव को यह पता लगता है कि इतने धरती के प्रयास से और बहुत सारे मानवों, महापुरुषों के प्रयास से वो आज तक आया है। ये जो कृतज्ञता का उदय होता है, तो खुद सफल हो जाने के बाद वो दूसरों के लिए कैसे सहयोग करे, क्योंकि उसके लिए भी इतने लोगों का सहयोग रहा है, नेचुरल प्रवृत्ति है। और इधर देखेंगे तो श्रम का विश्राम हुआ है जागृति में, गति का गंतव्य कि सभी मानव कैसे सफल हो जाएं, उसके लिए फिर प्रयास है ना। तो इकाई क्रिया है, मानव ही सहस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण समझ संपन्न होता है। जागृत मानव भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। खुद जागृत हुआ, इसका प्रमाण क्या है? जो भ्रमित है उसको जागृत बना देना, है ना, तभी उसका प्रमाण हुआ। प्रशस्त करता है माने सफल होता है या उसके लिए रास्ता बनाता है। जागृति के माने उसके लिए रास्ता बनाता है और इस तरह से ही स्वयं की जागृति को प्रमाणित करता है। प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन, अब किसी भी इकाई का पूरा दर्शन होना है, अर्थात पूरी समझ में आने है, आनी है कोई इकाई, तो सर्वांगीण दर्शन उसके रूप, गुण, स्वभाव और धर्म से होता है। जी माइक पीछे जी। समझ को, हेलो हेलो, आ रही अभी आई, हाँ हेलो। समझ को प्रकट न करना या न कर सकना या समझ संपन्न नहीं होना, ना हो पाना, हाँ। न होना। तो अगर मैं समझता हूँ कि मैं समझ संपन्न हूँ, लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं कि मैं समझ को प्रकट करूँ, हाँ, तो भी मैं ना समझी हूँ। हाँ, ये क्योंकि मजेदार चीज, इसके लिए बढ़िया बात हुई बाबा जी से। समझदार हो और उसको प्रकट ना कर पाए, होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। समझदार हो और उसको व्यक्त ना कर पाए, ये संभव नहीं है। आई थिंक उसमें टाइम लगता है। हाँ ये ठीक है, टाइम, वही तो क्षमता बढ़ानी है, उसी को कह रहे हैं कि यदि इसके लिए जो अक्षमता है उसी को रहस्य कह रहे हैं, तो क्षमता बढ़ाओ, ये कह रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये नहीं कहते कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, समझ पाया हूँ, हम कहते तुम समझ नहीं सकते, मैं तो समझदार हूँ, ये
एरर है। ये फिर हमें ये कहना पड़ेगा अभी मेरी वो क्षमता नहीं आई कि मैं जो समझा हूँ आपको समझा सकूं। उस पर हमें तो काम फिर अपने पे करने की जरूरत है, बारंबार काम करना पड़ता है उस पे। करना ही पड़ेगा। आदरणीय नागर, हाँ उसकी बात करें, रूप गुण स्वभाव और धर्म किसी भी इकाई का, जैसे पदार्थ का स्वभाव है संगठन विघटन, है ना, मानव का स्वभाव है धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, है ना। तो ऐसे हर इकाई का रूप है, गुण है, स्वभाव है और धर्म है। तो रूप गुण और स्वभाव तो समझ में आता है बुद्धि के लेवल पर, है ना। स्वभाव, रूप और गुण मन वृत्ति चित्त तक आ जाएगा, स्वभाव बुद्धि के लेवल पर। धर्म का सिर्फ अनुभव होता है। तो अस्तित्व रूपी धर्म का की इकाई का नाश नहीं होता है, बनी ही रहती है जब तक व्यापक का अनुभव नहीं होगा कि व्यापक क्रिया शून्य है, व्यापक पूर्ण है, फलस्वरूप इकाई का नाश नहीं होता है। क्योंकि नाश होने का मतलब, नष्ट होने का मतलब है कि व्यापक में उसको भाई कोई इकाई गायब हो जाए, इसका क्या मतलब होगा? नष्ट होने का मतलब थी और अब नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? फॉर्म चेंज होगा, या तो फॉर्म चेंज है तब तो बनी हुई है, रूप बदला तब तो बनी हुई है। नाश नष्ट हो गई, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा व्यापक में समझ आना पड़ेगा उसको। पहले इकाई थी अब नहीं है, व्यापक में क्रिया नहीं है, क्रिया शून्य नहीं है, समय तो नहीं। व्यापक, हाँ समय, ये जो व्यापक इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही व्यापक का अनुभव होता है तब इकाई के अस्तित्व धर्म का पता चलता है। ऐसे देखे भैया तो अभी जो साइंस है हाँ। वो रूप गुण और स्वभाव तक मेनली रूप और गुण, हाँ, स्वभाव तक भी नहीं आ पा रहे हम। और कल जैसे जेठवा दादा ने एक प्रश्न रखा था, हाँ हाँ, मैंने आपको भी शेयर किया था। तो रात को 3-4 बजे थोड़ा ध्यान गया तो थोड़ा स्टडी और किया। तो मैं तो 500 किलोमीटर डीसा में रहता हूँ, लेकिन पूरा ऑक्सीजन मुझे समुद्र, हाँ वो आपने भेजा ना? हाँ समुद्र प्राणी और कितना जो बड़ा जीव संस्कृत है, सोचो। सृष्टि है, उससे ही पा रहा हूँ। 50% तो वही देते मुझे। और ये कितने साल पहले बन गया? समुद्र में सबसे पहले आई ना एल्गी और ये सब, ये समझो 300 करोड़ वर्ष पहले का हाँ, सोचिए। और हम कह रहे हैं कि हम अनुभव संपन्न हो जाएंगे, फिर हमें क्या मतलब दूसरे से? अरे फिर तो सहस्तित्व को प्रमाणित करना है। सही। जब तक अनुभव संपन्न नहीं है तब तक मैं ले रहा हूँ, उसके बाद देने का समय आया है। नहीं तो कृतज्ञता हो गई, अपन तो पा गए, बोले अब स्वांता सुखा हो गया, अपना काम कंप्लीट। सही है। हम नदियों को कितना दूषित करते हैं, वही समुद्र में डाल रहे हैं और बंद भी बना रहे हैं। समुद्र को पानी क्यों चाहिए ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ ही जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये समझ में आएगा प्रकृति का महत्व, उसने जो श्रम किया उसकी वैल्यू, ये सब अपने को समझ में आएगा। तो प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन उसके रूप गुण स्वभाव और धर्म से होता है। इनमें से रूप है नहीं आएगा, अस्तित्व धर्म है पकड़ में नहीं आता। तभी तो अपने मरने का डर लगता है, नहीं तो मरोगे कैसे? अमरत्व पता लग जाएगा। आदमी को भय किस लिए है कि एक दिन खत्म हो जाऊंगा। क्यों, कैसे खत्म हो जाओगे? क्योंकि मैं शरीर मान रहा हूं। इसका माने अपना धर्म ही समझ में नहीं आया, और इकाई जीवन रूपी इकाई का अध्ययन ही नहीं हुआ, जबकि कोई भी नष्ट नहीं हो रहा है। सही है। और एक दूसरा भी ध्यान जाता है कि हम उसके धर्म को नहीं जानते ना, तब वो खाली हो जाएगा, मेरे लिए लुप्त हो जाएगा, ऐसा भय भी है हमारे। यही भय है, अस्तित्व धर्म ही समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके आगे तो प्राण अवस्था का, जीव अवस्था का और ज्ञान अवस्था का धर्म है। और धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है जो अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा, फिर से कम हो गया क्या? जो अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव के संभावनापूर्ण आदेश संदेश निर्देश व अध्ययन से ही संभव है। तो अब क्या होगा? दो विधि बताई इसमें, है ना, अपन आगे देख रहे, एक अनुसंधानात्मक विधि और दूसरी अध्ययन। तो अब ये रूप गुण स्वभाव धर्म का कैसे, जिसमें फिर अनुभव हो गया, जिसको उस अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध विधि से, तो अनुभव कोई सडन घटना नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं होगा, एक क्रम से होगा अनुभव। तो एक प्रक्रियाबद्ध विधि से अनुभव प्राप्त इकाई के द्वारा आदेश संदेश निर्देश व अध्ययन से ही संभव। केवल आदेश निर्देश संदेश से
है ना, कृपा से नहीं है, बट अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, बट उस जो आदेश निर्देश संदेश दिया गया उसके तहत अध्ययन करना पड़ेगा। माने उस सूचना को ग्रहण करके अपना तर्क लगा करके उसमें उसको चित्रित करना, अभ्यास करना, फलस्वरूप आगे की घटना जो अपन अभी चर्चा करने वाले हैं इसमें। भैया जी, वो धर्म की मात्रा अनुभूति है, जिसमें ऐसी एक भी सूचना की है कि ये कौन सी चीज की, क्या चीज? धर्म की मात्र अनुभूति संभव। हाँ, उसमें एक ऐसी भी सूचना की है कि क्रम से होगा, यानी साक्षात्कार होगा, फिर बोध होगा, फिर अनुभव होगा। हाँ, लेकिन धर्म का अनुभव होगा, नहीं साक्षात्कार तो साक्षात्कार में तो आएगा ना। हाँ आएगा ना, लेकिन माने ऐसे तो हमारे सूचना में भी आ रहे हैं, है ना, ऐसे हमारे विचार में भी आ रहा है, विश्लेषण भी कर रहे हैं हम उसका। अब उसी का साक्षात्कार भी होगा, क्योंकि जिसका साक्षात्कार नहीं होगा उसका बोध कैसे होगा, और जिसका बोध नहीं होगा उसका अनुभव कैसे होगा। तो जो फाइनल उसमें वो लगता है जिसके ऊपर कि हाँ ऐसा ही है, वो अनुभव में स्पष्ट होता है। रूप और गुण ऐसा ही है, वो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, स्वभाव ऐसा ही है, यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो धर्म पाठ है उसकी जो पूर्ण स्पष्टता है वो अनुभव में होगी। पता तो सूचना में, अभी अपन को अभी पता लग गया कि व्यापक कैसा है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि हमें स्पष्ट हो गया? वो जीने में प्रमाण के रूप में, उसमें जो दृढ़ता है, उसको प्रमाणित करने का जो संकल्प है, उसकी जो निरंतरता है, वो यहाँ आके बन रही है। नहीं तो नहीं बन रही, नहीं तो सूचना आती हम जी कहाँ पा रहे हैं अभी कि हाँ दूसरा ऐसा ही है। उसी का तो अभी अभ्यास आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे ना। तो पहले सूचना में आएगा, फिर तर्क में आएगा, फिर जीने में ही अभी आ नहीं पा रहा है। ऐसा यदि हमें उसके रूप और गुण, स्वभाव पर भी भरोसा आ जाएगा, रूप और गुण पर भी, तो अभी जीना बनना शुरू हो जाएगा, जिसको कह रहे हैं न्यायपूर्ण व्यवहार आना शुरू होगा, फिर धर्मपूर्ण विचार आएगा। तो जीवन में अनुभव सहस्तित्व में होना स्पष्ट है। अनुभव मूलक विधि से पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञानशीलता पूर्वक व्यवस्था में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। अनुभव मूलक विधि से फिर पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मैं प्रमाणित होता हूं, जीने में तो यही दिखेगा। इसी आधार पर मन में मूल्यों का आस्वादन क्रिया संपन्न होती है। तो फाइनली ये मन में मूल्यों की आस्वादन की निरंतरता जो बनेगी वो अनुभव के बाद बनेगी, उसके पहले कम ज्यादा होता रहेगा। यही मूल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होते हैं, यही निरंतर सुख का प्रमाण है और संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होने का प्रमाण है। अब ये बहुत बढ़िया है, इसके लिए करता क्या है सुख को पाने के लिए? तो सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस्त्र प्रयत्न, अजस्त्र माने एक ही बात। हाँ बिल्कुल, भ्रमी रहस्य। अजस्त्र का मतलब है माने पूरी दम लगानी, पूरी माने जितनी जी तोड़ कोशिश कर ली सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा जी तोड़ प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अक्षुण्णता या निरंतरता ना हो पाने के कारण ही ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। यहां से पूरा सूत्र है कि कैसे अनुसंधान क्यों हो रहा है। पहले तो पूरी दमखम लगा दी है ना, कैसे पंच इंद्रियों से किसी भी तरह मैं करके ही मानूंगा, है ना, इंद्रिय सुख से ही सुखी हो जाऊंगा। तो पूरे प्रयास के बावजूद जब ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है, ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत है उसके पूर्ण होने और प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है, जिससे सुख की निरंतरता होती है। तो जब पूरी मेहनत करके उससे सफल नहीं होता है तब ये वाली जागृति का रास्ता खुलता है, उससे पहले जागृति का रास्ता नहीं। पहले तो आदमी इंद्रिय सुख में ही उसको हाथ पैर मारना है ना, और ये माने ही रहता है कि ठीक है तुम्हारा नहीं होगा मैं तो कर ही लूंगा। इसलिए अधिकतर लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम जरूर बोलते हो कि इतना पैसा आने के बाद, बड़ी गाड़ी आने के बाद सुख नहीं आता है, कि तुमने कुछ गड़बड़ कर रखी हो, मेरे पास एक बार इतना आने दो मैं तो हो ही जाऊंगा सुख, है ना। तो ये बना ही रहता है उसमें। तो ऐसी संभावना
इस सिद्धांत पर है। फिर जो दूसरा निरंतरता की और संभावना की ओर पुनः प्रयास करता है वो जागृति के लिए, क्योंकि जिसका चेतन पक्ष जितना जागृत है उसके पूर्ण होने और प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है जिससे सुख की निरंतरता होती है। यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो जिसको जो सफल हो जाता है, चूंकि ये प्रयास कर करके थक चुका होता है, ये उसके लिए तैयार रहता है कि अब गुरुजी आप बताओ अब क्या करना है ना। अब वो जानने के लिए माने इंद्रिय सुख के अलावा भी सुख की संभावना कहाँ है, इसको टटोलने का प्रयास करता है। रहस्यता का उन्मूलन चेतन पक्ष के जागृति के आधार पर स्तर पर आधारित है। जितना जागृत है उतना ही उसको रहस्य मुक्ति हो जाती है। चेतन पक्ष माने बौद्धिक पक्ष, सहज जागृति स्तर भेद से उसकी अवस्थाएं हैं, है ना। जो कौन कितना जागृत है उतना उतना वो उसमें रहस्य मुक्ति हो जाती है। बौद्धिक विकास पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत भेद से है। इसे ही पूर्ण चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, अल्प चेतन और अचेतन के नाम से भी संबोधित किया गया है। चेतन निकाय में ये 5 बल अविभाज्य है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। यह क्रम से आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अस्तित्व अनुभूति है ना। ये 5 का एक क्रम है। भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, अभी देखिए क्या हो रहा है। भ्रमवश मन में संवेदना, रुचि मूलक आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार और चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है ना। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसी के लिए हमारा आशा हो रही है, उसी के लिए विचार हो रहा है, उसी के लिए इच्छा हो रही है। बुद्धि के आत्मविमुख होने से भ्रमित चित्रण और इच्छाओं का होना पाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि जो है आत्मा की ओर अभिमुख नहीं है, बुद्धि में यथार्थ ज्ञान नहीं है और ये शरीर से चल रहा है सारा काम। जागृति में क्या हो जाएगा? जागृति में मन की आशा वृत्ति की अनुरूपता में, है ना। तो भ्रमित में क्या हो रहा है? शरीर के दबाव के लिए मन क्रियाशील, उसके लिए वृत्ति, उसके लिए चित्त। जागृति में मन की आशा वृत्ति के अनुरूप, वृत्ति का विचार चित्त के अनुरूप, चित्त की इच्छा बुद्धि में जो बोध हुआ उसके अनुरूप, तथा बुद्धि आत्मा की जो अस्तित्व अनुभूति हुई उसके अनुरूप है, फलतः सार्थक होती है। इस तरह से प्रत्यावर्तन और परावर्तन क्रियाएं सिद्ध होती हैं। प्रत्यावर्तन कह रहे हैं जो इधर से इसका सुनना हायर वाले का और फिर जो उधर से संकेत आना उसको परावर्तन कह रहे हैं। स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा, शरीर और मन के बीच में क्या है? सुखी होने की आशा। मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है। यही आवर्तन क्रिया है। आवर्तन माने साइक्लिसिटी। प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन है। यही जागृत जीवन चक्र है। इस प्रकार जीवन में सामरस्यता रहती है। शरीर के लिए मन, मन के लिए वृत्ति, वृत्ति के लिए चित्त, चित्त के लिए बुद्धि तथा बुद्धि के लिए आत्मा, आत्मा के लिए सहस्तित्व में अनुभव सहज प्रेरकता है ना। ये नॉर्मल ट्रेंड है कि शरीर के लिए मन, मन के लिए वृत्ति से प्रेरणा मिलती रहती है। स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में विचार, वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन में चित्त में इच्छा तथा चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी रहती है। शरीर से मन, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण इस परस्परता में विषमता आ जाती है ना। उसी को आगे डिटेलिंग में कर रहे, बुद्धि में यथार्थ की अपेक्षा बनी रहती है। तो मन के अनुरूप चूंकि वृत्ति मन से अधिक विकसित है तो मन के अनुरूप मन वृत्ति को नहीं चला पाता है। प्रयास जरूर करता है कि जो शरीर का जो दबाव है, मन चाहता है कि वृत्ति उसके अनुरूप चले। चूंकि वृत्ति अधिक विकसित है तो नॉर्मल ट्रेंड है कि वृत्ति के अनुसार मन चलना चाहिए। ये जो विषमता है इसी का नाम श्रम है।
मन के अनुरूप ही स्त्री शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच आशा बनी रहती है। परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है, इसी क्रम में से वृत्ति चित्त में विषमता बनी रहती है। ऐसे जब वृत्ति चाहती है कि इसके अनुसार इच्छा हो, प्रिय हित लाभ के अनुसार, तो चूंकि चित्त अधिक श्रेष्ठ है, अधिक विकसित है, ये हो नहीं पाता है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति तथा विश्राम की तृषा के लिए कारण सिद्ध होती है। ये जो श्रम लगता है, ये मनाना चाहता है कि नहीं इंद्रिय सुखमयी सुख को देख लो, है ना, ऐसे ही हो जाएगा, और वहां पर उसकी स्वीकृति नहीं हो रही है। अब अनुभव मूलक विधि से सहस्तित्व में अनुभव प्रमाण, सहस्तित्व विधि से जब सहस्तित्व में अनुभव हो जाता है तो अनुभव प्रमाण आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, बोध अनुरूप चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन वृत्ति में, और तुलन अनुसार आस्वादन मन में होता है। अनुभवगामी, तो ये अनुभव मूलक हो गया, तो ये सेट हो गया। तो इसको 2-3 बार अलग अलग विधि से उसको बताया। अनुभवगामी विधि में, अब हम जो अनुभवगामी विधि में चलेंगे, तो अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की, चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की, बुद्धि में आत्मानुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रण बने रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। अब जो सूचना, अनुभवगामी जो सूचना आ रही, उसके आधार पर जो वृत्ति में उत्पन्न विचार है न्याय धर्म सत्य का, उसके अनुरूप मन में आशा का होना और उसकी पूर्ति के लिए ही शरीर का उपयोग सदुपयोग होना तथा चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की और बुद्धि में आत्मानुभव करने के लिए संकल्प। तो अभी क्या होगा, न्याय धर्म सत्य, न्याय के अनुसार आस्वादन, उसके अनुसार शरीर का चलना, और इधर इच्छा होना और बुद्धि में संकल्प होना किस चीज का, कि मुझे आत्मानुभूति करनी है। इस विधि से जी आज अभी मेरा ध्यान गया हाँ कि करते करते मन कहीं और चला गया है। अभी तक कभी ध्यान नहीं गया, पहली बार मेरा ध्यान गया कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा मन कहीं और गया, हाँ, कहीं और सोच विचार हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरा वृत्ति मन का दृष्टा बन गया। देखो ऐसा नहीं कि मन चाहता तो पहले भी रहता, ध्यान अभी गया। ऐसा नहीं कि अपन जब पढ़ रहे हैं तो मन कहीं जाता नहीं है, वो तो भागता ही रहता है। लेकिन आपका ध्यान जाने का मतलब है कि वृत्ति मन का दृष्टा बन गया और फिर वृत्ति ने उसको वापस बुलाया। तो ये होश गायब तो पहले भी मन होता रहता है, लेकिन अब इसको आप देख पा रहे हैं, मैंने उस समय वृत्ति क्रियाशील हुई। और ऐसे ही जब विचार कभी भागेगा, चित्त क्रियाशील होगा तो फिर उसको वापस ला पाता है, नहीं तो कितनी देर में वापस आएगा पता ही नहीं चलता है। आज तक कभी ऐसी स्थिति का पता नहीं चला, आज ध्यान गया है मेरा। तो बहुत ही बढ़िया है, गुड। आप तुरंत वापस ला पाएंगे जैसे ही वो ध्यान है, क्योंकि अब नियंत्रण में आने लगेगा मन, तो धीरे धीरे मन विचारों के नियंत्रण में आ जाएगा। इसी से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि फिर आप जहां चाहोगे वहां मन को लगा पाओगे। और जैसे ही भागेगा आपको दिख जाएगा, अरे तुम कहाँ चला भाई, मैं तो बोला था यहाँ रहो, है ना। तो भागता पहले भी है, होश ही नहीं रहता कि भाग गया। जो चेतना में कह रही थी कि पहले हम गुस्सा कर देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, या जब वो बोलता है कि आपने, वो परेशान दुखी होता है, तब अच्छा तुम दुखी हो गए क्या, इतना भी ध्यान नहीं रहता कि हमने दुखी कर दिया। फिर वो पहले ही पता लगने लगता है कि अरे ये तो दुखी करने की तरफ जा रहा है। तो जो मन हमारे नियंत्रण में आने लगेगा। 139 में एक लाइन है, हाँ हाँ, चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा रहती है। हाँ, बुद्धि में, चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि चाहती तो है अपेक्षा के समर्थन हो, लेकिन वो पॉजिटिव हो उसको ही तो करे। सपोर्ट हाँ, इसलिए वो मिलता नहीं उसको, अच्छा, इसलिए नहीं कर पाती है समर्थन। अपेक्षा तो बनी है उसमें कि चित्त ठीक मटेरियल लेके आए तो मैं समर्थन करूँ। और सपोज नेगेटिव कर दिया तो बुद्धि को तो एक्सेप्ट नहीं, तभी दुखी हो जाता। वही तो दुख है, वही श्रम है कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना सारा एफर्ट करता हूँ, चित्त
जो सूचना बुद्धि तक लेके जाता है, बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देता है, बोले इससे कुछ नहीं होता। तब रिग्रेट वही होता है, वही रिग्रेट है कि यार मेरी जिंदगी, सबसे बड़ा रिग्रेट है कि लोग 60-70 साल की आयु में आते आते उनको लगता है कि जिनके लिए और जिस चीज के लिए मैं करता रहा उससे कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। यही तो है, तो लग रहा है कि यार पूरा जीवन ही निरर्थक हो गया। मैंने कितना किस किस के लिए क्या क्या नहीं करते रहे इसके अभाव में, क्योंकि ये पता ही नहीं था। अब वो गलती वो नहीं होगा, जैसे ही ये पता लग जाएगा फिर जो अभी हम दूसरों के माने परार्थ के लिए काम करते रहे उससे, क्योंकि सामने वाले को तृप्ति नहीं हुई, इस अपने को भी तृप्ति नहीं हुई, तो परमार्थ तो कर्तव्यनिष्ठ जो बुद्धि की बात आई थी, कर्तव्य पूर्ति से तृप्ति है, लेकिन कर्तव्य का पता तो हो, वो स्पष्ट आने से तृप्ति का स्रोत खुलता, नहीं तो नहीं खुलता है। ये संकल्प के धारणा बोल के बात बनी जाएगी। हाँ, कम से कम अवधारणा, अवधारणा को पूरा होने नहीं, जैसे जितनी जितनी अवधारणा होगी उसके लिए संकल्पित हो जाएंगे। नहीं, आत्मानुभूति के लिए। हाँ, आत्मानुभूति के लिए तो पूर्ण संकल्प होना पड़ेगा, उसके लिए पूर्ण होने के बाद, नहीं तो जितना जितना भी अवधारणा होगी वो हमारे में संकल्प के रूप में आता रहेगा। विधि से हाँ, उसी को अभी वृत्ति के अनुसार मन का काम करेगा, राइट? बिल्कुल, क्योंकि क्यों कर रहे हैं अनुभवगामी जब चर्चा कर रहे हैं तो वृत्ति के अंदर आप मन क्यों कर रहे हैं? वृत्ति में न्याय धर्म सत्ता आने की वजह से। हाँ, नहीं तो नहीं। और उसके साथ साथ इच्छा जो होगी वो भी बदलेगी। हाँ, अनुभव करने के लिए इच्छा होगी। हाँ, तो इसके अनुसार फिर परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों भी क्रिया है, दोनों चलेंगे, चलते तो अभी भी दोनों हैं। हाँ, अभी इसके अनुरूप होने लग गया। हाँ, जैसे ही आप में चित्त में अनुभव करने की इच्छा, अध्ययन करने की इच्छा होगी, वृत्ति समर्पित हो जा रही है उसके लिए, क्योंकि सही इच्छा है वो इसके लिए। अभी तक थी रुचियों से करने के लिए, इसमें उसमें घर्षण चलता रहता था। एक्चुअली सारा जो असंतोष है, सारी जो अशांति है वो इंटरनल है, बाहर कोई अशांति है ही नहीं। माने इसी को कह रहे हैं कि इनर कन्फ्लिक्ट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड एज आउटर कन्फ्लिक्ट। जो हमारे संबंधों में कन्फ्लिक्ट है उसके रूट में मेरे में कन्फ्लिक्ट है। ऐसे ही इनर हार्मोनी इज गेटिंग मैनिफेस्टेड एज आउटर हार्मोनी। जितना मेरे में अंदर संगीत है उतनी ही संगीतमयता में बाहर के साथ बचा पाता हूँ। ये अभी हमें पता नहीं लगता है, इसलिए हम अपने इनर, हमारे सारे अशांति के कारणों को मैं बाहर माने रहता हूँ। यार तुम्हारी वजह से झंझट है, ऑफिस की वजह से झंझट है, घर में बच्चे उधम कर रहे हैं इसलिए मानते नहीं। एक्चुअली संघर्ष कहाँ है? ये जैसे ही सेट होता है बाहर का सेट होने लगता है। हाँ, तो भैया अनुभवगामी विधि से मेरा ध्यान भौतिक की तरफ है और अनुभव मूलक विधि से मेरे जागृति की ओर ध्यान है। अनुभवगामी से भी जागृति की ओर ध्यान है। जब शरीर मूलक है तो फिर वस्तु की तरफ ध्यान है। देखिए तीन स्थितियां हैं। एक है शरीर मूलक, इसमें क्या हो रहा है? इंद्रियों से सुखी होने की प्रवृत्ति। देखिए शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे पास इनपुट आ रहा है ना, अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छा पार्टी करना, है ना, देश विदेश यात्रा करना। ये इसमें बुराई कुछ नहीं है, इसमें सुख है। पहले मान के चलो, ये गड़बड़ चीज नहीं हो रही है। इंद्रिय सुख में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें निरंतरता नहीं है, उसमें निरंतरता ढूंढ रहे ही गड़बड़ी है। उसमें जितना वैल्यू है उतना तो काम चाहिए ना, वो तो बढ़िया, नहीं तो शरीर कैसे बना रहेगा? अच्छा खाना खाना ही है, अच्छी बातें सुनना ही है, अच्छा म्यूजिक सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही? हमें चूंकि निरंतरता चाहिए, इंद्रिय सुख में निरंतरता को ढूंढने का अजस्त्र प्रयास करना, ये एरर है। बाकी इंद्रिय सुख कोई समस्या नहीं है कि उसको, इसीलिए उसको त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसी को कह रहे हैं यथार्थ दर्शन, जिसमें जितना है उतना पहचान लेना, उसमें तो है ही सुख। तो आप जो कह रहे हैं जब मैं इसी में निरंतरता को पाने की प्रयास कर रहा हूं, ये समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अनुभवगामी। अनुभवगामी का क्या मतलब है? अनुभव मूलक व्यक्ति के द्वारा जो उद्घाटन हुआ उसकी सूचना को ग्रहण कर उसके आधार पर जो चलने का प्रयास है, उसका नाम है अनुभवगामी।
फिर अनुभवगामी व्यक्ति धीरे 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 किसी समय अनुभव संपन्न हो गया। अनुभवगामी है वो शिष्य है, अनुभवगामी है बेसिकली शिष्य या जिज्ञासु या अध्ययनरत, या तो उसे ऐसे बोल सकते हैं प्रत्यावर्तन। हाँ, प्रत्यावर्तन की शुरुआत हो रही है, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, प्रत्यावर्तन को घटित कराने के लिए प्रयासरत, इसको कह रहे हैं अनुभवगामी व्यक्ति, अनुभवगामी जीवन। और फिर ये किसी समय अनुभव संपन्न भी होगा, शिष्य गुरु बनेगा, गुरु का काम ही है शिष्य को गुरु बनाना। ये जब अनुभव संपन्न हो जाएगा तो इसकी सारी क्रियाएं अब अनुभव मूलक चालू हो जाएंगी। अभी समझ में आया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक दूसरे के लिए, अनुभवगामी के लिए सहायक होगा, इन दोनों के लिए। इतना ही प्रोग्राम है। अधिक विकसित का कम विकसित के जीने में सहायक क्यों करेगा? समझ के समझाना। हाँ, समझना, जीना, समझाना। क्यों करेगा? क्योंकि ऐसा करके ही ये अनुभव संपन्न हुआ है, इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा। प्रमाणित होने के लिए समझ के समझाना, तब जाके प्रमाणित होंगे, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो प्रमाणित नहीं होंगे। नहीं होगी। उस प्रमाणित होने से तृप्ति है, प्रमाणित ज्ञान संपन्न हुए उससे भी तृप्ति, उससे सुख शांति। ये अनुभव संपन्न होते ही सुख शांति संतोष आनंद ये चारों आ गए अपने में। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं समझ लूँ और बाद में लोगों को समझा सकूँ, ऐसी स्थिति बने, तब जाके मैं मेरे खुद को प्रमाणित कर पाऊंगा। बिल्कुल, समझ लेंगे तो समझा ही पाएंगे, तो तब जाके मेरा जीने में आएगा, तभी जीना होगा। लेकिन एक लेवल का जीने के बाद ही समझ संपन्न होंगे। देखो ये बड़ी है। देखो अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले समझ लूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। किस लेवल की बात कर रहा हूँ? अभी हमारा समझने का मतलब है लॉजिकल, वो विश्लेषण है, तुलन है, समझना नहीं है। समझना इधर है, इसको कह रहे समझा। ये पकड़ में आ रहा है डिफरेंस? हमारा बार 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 समझने का मतलब ऐसा होता है, अच्छा आपने बता दिया, सूचना ग्रहण हो गई, आप लॉजिकल भी बैठ गया, समझ गए, और समझने वाला भी भ्रमित है। हाँ, अभी नहीं, अभी समझ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ हमारे में, इसी को लिख रहे हैं वो। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, देखो अनुभवगामी में इसी की बात कर रहे हैं। अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप, अब ये जो मुझे, जिसको आप समझ कह रहे हैं, ये बेसिकली विचार में स्पष्ट हो गया। ये पूरी प्रक्रिया भी कहाँ स्पष्ट हो गई? विचारों में। तो विचारों में स्पष्ट होने से इसी को कह रहे हैं निष्कर्ष आ गए। ये हर व्यक्ति को अपने निष्कर्ष लेने, है ना, या यूं कहें तुलन में न्याय धर्म सत्य की प्रायोरिटी बन गई। निष्कर्ष आने का क्या मतलब है? प्रिय हित लाभ से मेरी प्रायोरिटी बन गई, जिसको हम बोला प्राथमिकता। यहाँ अब ऐसा जीना है, उसी को लिख रहे हैं। तो अनुभवगामी जी, फिर स्वयं की स्वीकृति और सामने वाले की स्वीकृति भी जरूरी है। सामने वाले की कुछ जरूरत नहीं, सामने वाला का कोई लेना देना नहीं है। नहीं मतलब जब स्वनिरीक्षण करते, फिर परीक्षण करते हैं, तो स्वीकृति होनी जरूरी है, तभी वो निरंतर सुख में जो भी कार्य हम समाज में करते हैं, अपने लेवल के लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए, जैसे मुझे कुछ करना है, तो मैंने स्वयं निरीक्षण किया जी, फिर मैं परिवार में वो मैं अपना पॉइंट रखूंगी। अगर वो अग्री नहीं करेंगे, उनका सुख नहीं होगा, उसमें उनकी स्वीकृति नहीं होगी, तो मेरे लिए अगर मैं ये मानती हूँ कि अच्छा है, लेकिन मेरे में भी वो दुख होगा और उसमें भी वो दुख होगा। मतलब बढ़िया, ये तो आराम से चलते। जैसे मैंने इस सूचना को सुना, अब ये जो तर्क में स्पष्ट होने में मैं परीक्षण करूंगा, ये ठीक है। क्या होता है, मुझे लगता है यार कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया, इम्प्रेस तो नहीं हो गया, है ना, तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हेलुसिनेशन में तो नहीं आ गया। तो उसके लिए मैं टेस्टिंग करूंगा, यार मैंने ऐसा सुना है क्या। तो दो चीजें करूंगा, फाइनली तो स्वपरीक्षण है मेन, लेकिन मतलब निरीक्षण, साथ ही साथ मैं परीक्षण भी करता रहता हूँ, आसपास भी पूछता रहता हूँ, पता लगाता रहता हूँ। ये सब कहाँ पे हो रहा है अभी? जब मैं
विश्लेषण और तुलना नहीं कर रहा हूं, मतलब ये प्रायोरिटी अभी बनी नहीं है, अभी तो मैं उसको जांच कर रहा हूं, जांच पड़ताल, है ना। और फिर इसको मिला रहा हूं कि मैंने जो जैनिज्म पढ़ा था, बुद्धिज्म पढ़ा है, गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, महापुरुषों को सुना है और भी मोटिवेटर्स को सुना है, ऐसी हमारे पास कमी थोड़ी है सूचनाओं की। उन सब से मिलाते मिलाते ये प्रक्रिया हो रही है। अभी दूसरे को कन्विंस नहीं कर रहा, वो खुद को कन्विंस करने का प्रोग्राम चल रहा है विचार में। इसमें एक सबसे अधिक लंबा समय इसी में जाता है। श्रवण तो हो गया 1 मिनट का, है ना, पठन हो गया, है ना, और साथ में विचार चल रहा है, इसी को मनन कह रहे हैं, है ना। तो इसके ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप, अब ये सब जो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, अब ये जो विचार में स्थिर हो गया, उस वाले वृत्ति की बात कर रहे हैं अभी, अनुभवगामी वृत्ति। अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग सदुपयोग करने की चित्त में उत्पन्न इच्छा। अब क्या इच्छा हुई कि अब इसी के लिए, न्याय धर्म सत्य के लिए ही शरीर का उपयोग सदुपयोग करना है, ये इच्छा हो अनुभवगामी विधि में, है ना। उसकी पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने की चित्त में एक उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की और बुद्धि में आत्मानुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रित बने रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया। यहां से प्रत्यावर्तन शुरू होगा, है ना। तो 2 चीजें, इसके अनुरूप चलना है और ये संकल्प बन रहा है कि ये आत्मानुभूति करनी है, अनुभव करना है सच्चाइयों का। तो आत्मा के मध्यस्थ क्रिया होने के कारण बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन तथा शरीर आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहज है। ये जो केंद्र में है आत्मा, वो हमेशा मध्यस्थ ही है। जड़ परमाणुओं में भी केंद्र मध्यस्थ है, चैतन्य में भी मध्यस्थ है। तो उसके अनुरूप आत्मा की चूंकि मध्यस्थ क्रिया होने के कारण बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन तथा शरीर आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहज है। इस नियंत्रण के विरोध के क्रम में जो प्रयास है वही विषमता को जन्म देता है। तो जब तक यहाँ से नियंत्रण नहीं आ रहा, वही हमारे में श्रम लग रहा है, उतना ही श्रम है। मन वृत्ति से, वृत्ति चित्त से, चित्त बुद्धि से तथा बुद्धि आत्मा से आप्लावित रहती ही है। अर्थात ये सब अभी भी बुद्धि चित्त का दृष्टा बनी ही हुई है, चित्त वृत्ति का, वृत्ति मन का, क्योंकि ये तो एक दूसरे से श्रेष्ठ है ना। आप्लावित माने उसका प्रभाव उस पर बना रहता है, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर तथा बुद्धि आत्मा से आप्लावित रहती है, यही जागृति है। फलतः इस क्रम में क्रियाशील होने पर तृप्त होने के कारण उनके क्रियाकलाप में पूर्ण सक्षमता आ जाती है, जिससे श्रम का क्षोभ नहीं होता तथा जीवन के सभी सोपानों में विश्राम प्रमाणित होता है। यही सर्वतोमुखी समाधान और अभ्युदय है। ऐसी स्थिति में शरीर पूर्णतः मन द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रित अर्थात संज्ञानीयता के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था अथवा पद को पाता है। उपरोक्त क्रम अनुसार जड़ परमाणु विकास को पाकर चैतन्य पद में जीवावस्था में संवेदनाओं को वंशानुसार पहचानने के रूप में प्रमाणित है। तात्पर्य यह है कि जीवन पुंज के रूप में एक परमाणु क्रियाशील रहता है। ये जीवावस्था की बात बताई, उसको स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जो पहले चर्चा आ रही थी ना, मन ही प्रधान रूप में क्रियाशील है। जीव अवस्था में मन शरीर को जीने की आशा पूर्वक जीवंत बनाए रखते हुए वंशानुसंगी विधि से कार्य करता है। अतः इसे अजागृत की संज्ञा दी है। तो जो अजागृत, अल्प जागृत है ना, जागृत और पूर्ण जागृत, ये जो वैरायटी है उसमें इसको हम कह रहे हैं अजागृत। जीव अवस्था में बौद्धिक पक्ष अविकसित रहता है। उस अवस्था में मन शरीर द्वारा नियंत्रित होता है तथा वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं। अब आ रहे हैं ज्ञान अवस्था की बुद्धि। ज्ञान अवस्था में बुद्धि 3 अवस्थाओं में दिखाई देती है। अल्प विकसित या अल्प जागृत, अर्ध विकसित या अर्ध जागृत, विकसित जागृत या पूर्ण जागृत, है ना। विकसित के 2 पोर्शन, माने मानव, दिव्य मानव और दिव्य मानव। तो जीवन में इच्छा पूर्वक विचार
एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती। इस दिशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित हैं। तो एक समय जब मन और वृत्ति चित्त के अनुसार चल रहे हैं, इसको कह रहे हैं चित्त तंत्रित जीवन, है ना। और एक समय ये जो साक्षात्कार पूर्वक फिर अवधारणा बोध हो जा रहा है, उसके बाद हो जा रहा है बुद्धि तंत्रित जीवन, उसको फिर कह रहे हैं अर्ध जागृत। और फिर जो आत्मा से तंत्रित हो जा रहा है उसको कह रहे हैं पूर्ण जागृत। तो ये 3 स्टेजेज हैं। पहली स्टेज है जिसमें अल्प जागृति है, जिसमें चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन और मन के अनुसार शरीर चल रहा है। और फिर बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त के अनुसार वृत्ति, उसको अर्ध जागृत कह रहे हैं। अभी हाँ, अभी जो हमारी स्थिति है ये कौन सा? हमारी स्थिति शरीर में नहीं है। हमारी स्थिति शरीर के अनुसार मन, मन के अनुसार एक असफल प्रयास वृत्ति को चलाने का, उसके अनुसार चित्त को चलाने का, फलस्वरूप दुखी रहने का डिजाइन। मतलब अल्प विकसित भी नहीं है। नहीं, अल्प विकसित कहाँ है? अल्प विकसित में तो हम सुख शांति को, सुख को पा जाएंगे। अभी हमारा चित्त के अनुसार कहाँ चल रहा है वृत्ति, ना वृत्ति के अनुसार मन चल रहा है। अभी तो शरीर के अनुसार मन को चला रहा है। पशु मानो राक्षस मानो। हाँ, ये तो फिर चित्त तंत्र में तो ये वाली क्रिया चालू होगी। अभी शरीर मूलक चल रहा है, फिर चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन चल रहा है। अभी जो साइकोलॉजी में अर्ध जागृत बोलते हैं वो एक्चुअली चित्त के लेवल ही है ना। जिसको अभी साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की जो बात कर रहे हैं, ये जो मैं 4.5 क्रिया के प्रति कॉन्शियस रहता हूँ, वही इधर मुझे निरंतर चाहिए, इसके प्रति मैं सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। ऐसा है, यानी साक्षात्कार के नीचे। हाँ, साक्षात्कार और उस 4.5 क्रिया के थोड़े ऊपर। बस साक्षात्कार के लिए प्रयास, मतलब नीड तो बनी हुई है अपेक्षा में। उसी को लोगों ने अंतरात्मा की आवाज भी कहा है कि मैं गलती करता हूँ तो कहीं कुछ तो कचोटता है मेरे। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी तो बोलते हैं ना, पशु मानव ही है। भैया ये जो पशु होते हैं वो 5 इंद्रियों से ले यूज करके जीने में क्या कैसे थोड़ा सेंटेंस बन नहीं। हाँ, उसका फ्लो ऐसा है, पशु जो है 4 विषय, 5 इंद्रियां, माने उन पशुओं की बात कर रहे हैं जिनमें 5 इंद्रियों वाले पशु हैं। तो पशु जो करता है 5 इंद्रियों को प्रयोग करके 4 विषयों के लिए प्रयोग करता है। आहार, निद्रा, भय, जीने के लिए। और मानव 4 विषय के लिए इंद्रियों को उपयोग करता है सुखी होने के लिए। तो उसको खाने से ज्यादा मतलब नहीं है, इंद्रियों में स्वाद आना चाहिए। जबकि पशु गंध ले रहा है केवल अपने आहार के लिए। 4 विषय, इस विषय के लिए समर्पित है इंद्री। ऐसा देखो तो फिर और आप नीचे गिरे हुए। नीचे ऊपर का मुद्दा नहीं है, हम सुख के लिए प्रयासरत हैं। वो केवल जीने के लिए प्रयासरत है, इसलिए उसको शरीर के नियंत्रण में उसका काम चल जाता है। इसलिए लिख रहा है कि शरीर के नियंत्रण में मन रहता है। हमारा शरीर के नियंत्रण में नहीं है मन अभी भी। इतना तो हो ही गया है मानव में कि मानव के शरीर के नियंत्रण में मन नहीं रहता है, इसीलिए उसको शरीर से तृप्ति की पूरी नहीं हो पा रही। उधर शरीर के नियंत्रण में शरीर तृप्त है, अनुकूलता है, तो गाय भैंस को कोई तकलीफ नहीं है। मानव को उल्टा है, जब सब कुछ ठीक रहता है तो उसके ज्यादा विचार चलते हैं कि अब क्या करना है। जब तक उसका खाने पीने का जुगाड़ नहीं है तब तक तो वो दौड़ रहा है खाने पीने के लिए। जब उसको लगता है सब ठीक चल रहा है तब उसको दिक्कत होती है, अब क्या करना है। भैया हाँ हाँ, तो भला ही हमारी इच्छा प्रिय हित लाभ की हो, तब तो संभव ही नहीं हो, तभी तो घर्षण है ना। वो ऐसे हमें आ रहा है प्रिय लाभ का इच्छा, लेकिन वो जनित कहाँ से हुई? शरीर मूलक। हाँ, इसलिए माने उसमें जो दबाव आया प्रिय हित लाभ का, लाभ को और बढ़ाना है, वो इसका रूट इधर है। रूट को पहचानना, रूट इधर है कि रूट इधर है। तो शरीर मूलक है। तो तात्विक आधार पे जो ये संज्ञा दी गई है, हाँ, अल्प जागृत की, हाँ, तो वो दोनों तो फिट हो रही है और भ्रमित अवस्था। कहाँ तंत्रित हो पाता है? घर्षण तो चल रहा है। तंत्रित का मतलब विरोध नहीं है,
अच्छा अच्छा। हाँ, अरे चित्त से हमेशा नहीं चल रहा ना, कभी कभी तो हो ही रहा है ना, तभी तो अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी तो है ही, ये निरंतरता की बात है। निरंतरता वही होता है। हैं? आत्मा से शरीर तक की जो क्रिया हमें करनी है, हाँ, माइक जो आत्मा, जैसे ऐसा है कि आत्मा को चाहिए सुख, निरंतर सुख, हाँ, बराबर, तो मन का सुख, मतलब और शरीर को चाहिए रुचि मूलक सुख, मतलब शरीर को कुछ नहीं चाहिए, मतलब हमने शरीर से मन को। हमारी क्रिया है रुचि मूलक आस्वादन, हाँ, बराबर। बढ़िया। तो आत्मा से शरीर के सुख तक हमें जो ऊपर से नीचे तक जाना है, हाँ, तो वो क्रिया एक तो कैसे करनी है, बढ़िया। तो हमारा आस्वादन रुचि मूलक और से मूल्य मूलक न्याय धर्म सत्य की तरफ जाना चाहिए, बढ़िया, बराबर है। एकदम। इसलिए शायद मैं बराबर समझ रही हूँ, एकदम बराबर। तो अभी हम जो शरीर के लेवल से सोचते हैं, हाँ। रुचि मूलक आस्वादन में जीते हैं, अभी हमें ये पता है कि हमें मूल्य मूलक न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जीना चाहिए। हमारे पास ये प्रस्ताव आ प्रस्ताव आ रहा है, गया। लेकिन हम समाज में जब भी जाते हैं, हमारा प्रस्ताव रखते हैं, हाँ। तो उनकी स्वीकृति नहीं नहीं बनती है। ठीक बात। तो हम रुचि मूलक से हमारा आस्वादन चेंज करते हैं, तो रुचि मूलक आस्वादन में थोड़ा बहुत रहता है, 100% नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट होता है, एकदम। तो हम न्याय धर्म सत्य की तरफ से सोचते हैं, बढ़िया। लेकिन फिर भी हमें वो क्रिया कैसे पता चलेगी कि हाँ। हम अभी आत्मा की लेवल से सोचते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा मेरे लेवल पे ये समझ आया कि आत्मा को चाहिए अलग सुख और शरीर को चाहिए अलग सुख, हाँ, तो हमें वो दोनों का बैलेंस करना है। बढ़िया। तो उसी लेवल पे हम हमारी जरूरत को कम करते हैं, हमारा व्यवहार ठीक करते हैं, लेकिन जो हम स्वीकृत करते हैं वो समाज में स्वीकृत हो, हमारे आसपास के वातावरण में स्वीकृत हो, तो हमें वो लेवल ऊपर से नीचे कैसे, मतलब मुझे वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बढ़िया। वो कैसे दिखे किसी को। बहुत बढ़िया। अब अपन एक ही चीज करेंगे, थोड़ी देर के लिए समाज को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अपने को पकड़ में आएगा। तो पहले तो ये पकड़ते हैं कि शरीर को कुछ नहीं चाहिए। पहले तो क्या पकड़ में आ रहा है, बिल्कुल वो एग्जाम्पल ध्यान करें कि आपके पास कार है, पेट्रोल किसको चाहिए? कार को क्या आपको? कार को नहीं चाहिए, नहीं डाला तो परेशान करेगी क्या? अरे अरे मुझे पेट्रोल नहीं डाला, क्या कर दिया? तो कार में भी पेट्रोल किसको चाहिए? तो शरीर को कुछ नहीं चाहिए। आप चाहो तो 15 दिन उपवास कर लो, आप चाहो तो पंखा पे लटका दो इसको, शरीर को कुछ चाहिए ही नहीं। शरीर को बनाए रखना भी किसको चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिलता है उससे? सुख। तो सारा कुछ जो चाहिए वो इधर मेरे को चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। पहले तो ये तय कर लें, शरीर को कुछ नहीं चाहिए, खाना वाना शरीर को नहीं चाहिए। शरीर स्वस्थ बना रहे इसलिए मैं खाना खाता हूं, क्योंकि उसके माध्यम से मुझे सुख मिलता है। ये ठीक हो गया? तो अब अपन ये देखते हैं, तो दूसरी चीज, मुझे ही सुख निरंतर चाहिए। मन को भी कैसा सुख चाहिए? केवल आत्मा को नहीं चाहिए निरंतर सुख, एज ए होल जीवन को, अर्थात मुझे, मैं माने जीवन को एज ए होल कैसा सुख चाहिए? ये कहानी है। भ्रम बस जीवन को लगता है शरीर से ही निरंतर सुख मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं शरीर से प्रयास करता हूं, उससे मिलता नहीं है। ये इतनी कहानी हो रही है। रुचि मूलक गड़बड़ नहीं है, रुचि मूलक में निरंतर नहीं है, बस। रुचि मूलक में क्या नहीं है? निरंतरता नहीं है, बस इतना ही गड़बड़ है। तो फिर मानव फिर प्रयास कर रहा कहाँ? तो परंपरा ने भी बहुत कुछ पहचाना। तो परंपरा ने कहा कि भैया ये अपने ही इंद्रियों के लिए मत करो, दूसरों के लिए करो। उसको परार्थ कहा, उसमें जो आराम आता है वो आता ही है, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे एक नया प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव ऐसा कह रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा, उसके तात्विक मुद्दे को भी बता रहा है, फिर व्यवहारिक मुद्दे को भी बता रहा है, और फिर तर्क को भी खड़ा कर रहा है। तो पूरा दर्शन तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक बात को बता रहा है। तो वो ये कह रहा है, पहले तो कि गिल्ट में मत रहो
ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि मानव किसी भी धरती के जागृति के इतिहास में या धरती पर मानव के जागृति के इतिहास में जागृति क्रम से गुजरेगा। जागृति क्रम में पहले मानव शरीर से ही सुखी होने का प्रयास करेगा, थक जाएगा तो फिर आगे के रास्ते खोजेगा। उसी क्रम में किसी ने रास्ता खोजा और उसको मिल गया, फिर वो रास्ता बता रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, इंद्रिय सुख से निरंतरता संभव ही नहीं है। और इसके लिए जो वृत्ति को लगाते हो और चित्त को लगाते हो उसमें थकान आएगी। उसका टेक्निकल आंसर दे रहे हैं कि मन से अधिक विकसित वृत्ति है और तुम मन के अनुसार इसको चलाना चाहते हो, ये चलता नहीं है। ये जो विषमता है इसी का नाम श्रम है, थकान है। तो एक तो टेक्निकली इसको सेट कर रहे हैं कि तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद तुमको थकान क्यों आ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम बॉस को चलाना चाहते हो। एक्चुअली इसको ऐसे समझो, ये सबऑर्डिनेट है, उसका बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस, सुपर बॉस, यही प्रक्रिया है। हम कह रहे बॉस को कि तुम मेरे अनुसार चलो, बॉस मानता नहीं है, तो अब घर्षण हमारे में झगड़ा होता रहता है, झगड़ा होता है तो हम थक जाते हैं। ये कहानी है। तो फलित यही होता है, फलित यही होता है कि खुद पर श्रम करना है, खुद को ही समझना है, बाकी आउटपुट तो है ही। हाँ, जागृति, सबको जागृत करवाना। ठीक हो गया। तो अब आपका सवाल कि अब अभी समाज को भूल जाओ कि दूसरे समझ रहे हैं कि नहीं, पहले मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। तो अपने को ये समझ में आएगा कि ये प्रयास ही गलत है। तो अब सूचना आई, क्या करना है, न्याय करना है। तो न्याय किस चिड़िया का नाम, ये पकड़ में नहीं आ रहा है ना। अभी ये सूचना तो आ गई, न्याय करना है। न्याय क्या है, संबंधों को पहचानना है। संबंध तो हम पहचानते हैं, पिताजी हैं, भाई है, मित्र है। संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना। मूल्य क्या है, मूल्य विश्वास है, सम्मान है। अब सम्मान के लिए तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सम्मान लोग कर ही नहीं रहे मेरा। तो पता लगा सम्मान का मतलब है ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपना, है ना। इसको पूरे शब्द वही है। विश्वास क्या है, यथार्थता, जैसा सच्चाई है वैसा जानता हूँ तो विश्वास होता है। तो ये पूरी डेफिनेशन ही उल्टी हो गई। अभी लगता था दूसरे मेरे पर विश्वास करें, दूसरा सम्मान करें, कोई मुझे स्नेह नहीं कर रहा। पता लगा मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, मैं अपना सम्मान नहीं कर रहा, मैं खुद से स्नेह नहीं करता हूँ। ये सब कहानी हो रही, क्योंकि मैं खुद को जानता नहीं। तो जैसे ही मैं अपने पर ही विश्वास करने लग जाऊं, इसलिए कहा स्वयं के प्रति विश्वास पहली उपलब्धि ज्ञान की, है ना। अपना ही ठीक ठीक मूल्यांकन, फलस्वरूप श्रेष्ठता का सम्मान। अभी देखो बहुत फंसा हुआ है, किसी बड़े आदमी का सम्मान करने से मुझे छोटापन महसूस होता है, कैसे करूं। और जिसका सम्मान किया वो शोषण कर ले जाता है। ये दो जगह फंस गया, है ना। तो अभी यहां पर भी पता लगा सम्मान, क्योंकि मेरा अपना मूल्यांकन ठीक हो पाता है, फिर श्रेष्ठताओं को पहचानता हूं और ये भी समझ में आता है श्रेष्ठ का काम ही है अपने से कम श्रेष्ठ को विकसित करना। तो यदि वो शोषण कर ले जा रहा है, इसका माने वो श्रेष्ठ था ही नहीं। हम इसलिए परेशान है कि इतने अच्छे आदमी ने मेरे को धोखा दे दिया। अरे वो अच्छा आदमी था नहीं भाई, तुम्हारे पहचानने में गलती हुई। पकड़ में आ रहा, अच्छा आदमी कैसे धोखा देगा। अच्छा आदमी और धोखा देना दो चीजें एक साथ होती ही नहीं है जी। है बहुत परेशान है। मुझे एक बात ये समझ में आती है कि अगर ये व्यापक क्रियाशील हो जाए तो परेशानी मिट नहीं जाएगी। बिल्कुल मिट जाएगी। करो उसको दम लगाओ व्यापक में, मिलाओ। व्यापक तो क्रियाशील हो जाए तो क्रिया शून्य जो है उसको क्रियाशील कर देते हैं तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी। मूल्यांकन है वो मन की क्रिया ही होगी ना। वो देखो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही बढ़िया है। स्वयं का मूल्यांकन कौन करेगा, उसका सिद्धांत है अधिक श्रेष्ठ अपने से कम का मूल्यांकन कर पाता, अधिक विकसित अपने से। जैसे 10th पास बच्चा ही 8th पास बच्चे का मूल्यांकन कर पाता है कि इसको कौन से सवाल आते हैं, कौन से नहीं आते। तो पूरी प्रक्रिया है, वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है, चित्त वृत्ति का मूल्यांकन करता है, बुद्धि चित्त का मूल्यांकन करता है, आत्मा बुद्धि का मूल्यांकन करता है, मन वृत्ति का अनुभव करता है, अपने से अधिक श्रेष्ठ का अनुभव होता है।
इसको मेरे से ज़्यादा आता है, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता कितना ज़्यादा, क्योंकि कितना ज़्यादा आता है उसके लिए तो उसको उससे ऊपर पहुंचना पड़ेगा, समकक्ष होना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया है। इसीलिए आत्मा व्यापक का अनुभव करता है, आत्मा का कोई मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि व्यापक में क्रिया नहीं है ना। इसीलिए इसको प्रकृति की सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ इकाई का अंश का है, मध्यांश। तो आप जो कह रहे थे, तो अब वृत्ति मन का मूल्यांकन करेगा कि मन कहाँ लगा रहता है। जैसे इनका मन भागा, ये क्या किया, वृत्ति ने पकड़ा उसको, तेरे को बोला था भाई अध्ययन करना, तू कहाँ भाग जा रहा है। तो वृत्ति ही मूल्यांकन करेगा और उसको नियंत्रित भी करता है, अधिक विकसित ही अपने से कम विकसित को। इसीलिए आप पाओगे जैसे जैसे न्याय धर्म सत्य आएगा ना, मन स्थिर होने लगता है, मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। इसीलिए तो सुख आ रहा है उसको। दुख क्या है, मन भाग रहे इधर उधर, जिसको हम कह रहे हैं मन चंचल है। मन चंचल नहीं है, मन सुख को खोज कर रहा है, कहाँ मिलेगा। कभी लगता है यहाँ घूमने जाओ, आप देखो ना, इतनी मेहनत करके हम घूमने जाते हैं, उसमें घूमने के 5-6 पॉइंट रहते हैं। एक सनराइज पॉइंट है, एक सनसेट पॉइंट है, एक सुसाइड पॉइंट है। यह माउंट आबू वगैरह में बना हुआ है, बोले यहाँ से कूद गया, इतनी जगह आके, है ना। फिर कोई एक मॉल है, मॉल में तो जाता नहीं आदमी। फिर कोई बढ़िया सा सीन है जहाँ पे समुद्र है, फिर कहीं पहाड़ है, उसको 10 मिनट देखता है पहाड़, वाह कितना सुंदर। उसका अल्लाह था चलो भाई, कितनी देर देखोगे, है ना। भाई गोवा यदि इतना ही अच्छा है, तो वहाँ जो गोवा में चाय बेच रहा है उसको तो मजा ही नहीं आ रहा ना उधर। तो क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि गोवा अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, रुचि, इसकी निरंतरता नहीं है। यही दिक्कत है इसके साथ, ये क्षणिक है, ये इसके साथ झंझट है। और हम मन के थ्रू ढूंढ रहे हैं। तो कौन, आप जो पूछ रहे थे कौन मूल्यांकन करेगा, तो वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है, चित्त फिर वृत्ति का मूल्यांकन करता है। मतलब हाँ। अभी हम घर में किसी ने मेरी बात नहीं समझी, मेरा वो इंटेंशन वाली बात आई थी ना, तो वो नहीं समझ पाया, तो जो अंदर वो दुख रहता है, तो वो हमारा सोचना मन के लेवल का ही रहेगा या वृत्ति के। हाँ, ये देखो ये बढ़िया है। अभी जो दूसरे अभी हमारा, मुझे तो अच्छा ही रहना है उनके सामने, कि सामने वाला तो मेरा अच्छा वाला ही रूप दिखे, और मेरा इंटेंशन भी अच्छा ही था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो गलत दिख रहा है, तो अंदर वो रहता है कि ये देखो उन्होंने मेरा ये गलत देख लिया, लेकिन मैं तो अंदर से अच्छी हूँ। बढ़िया, वो मन के लेवल पे ही रहता है। अब इस सबको समझते हैं पहले इस प्रक्रिया को, कि वो हस्बैंड वाइफ में भी वो वाइफ को रहता है कि ये जेंडर वाइज हो रहा है, तो अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही है कि लेडीज होने की वजह से हमें ये सब सहना पड़ता है। तो वो हमारा मन के लेवल का ही होता है या आगे? हाँ, उसी को पहले समझ लेते। तो अभी अपन बार जो है वो बाहर वाले पे जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मेन दिक्कत ये आ रही है कि हमारा सारा का सारा दुख जो है, हम अच्छा लगना चाहते हैं, दूसरों को अच्छा दिखना चाहते हैं। अच्छा लगना और अच्छा दिखना है कि अच्छा होना है, और अच्छा होने के साथ साथ मुझे पता भी रहे कि मैं अच्छा हो गया हूं, ये दो घटना होनी है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि लेडीज ना दो ही तरह की वैरायटी है, एक है जो अच्छी हैं और एक वो है कि जिनको पता है कि वो अच्छी हैं। तो जो पहली वैरायटी है उसको कोई दूसरे को बताना पड़ता है कि तुम अच्छी लग रही हो, नहीं तो उनको पता नहीं रहता है अच्छी, है ना। तो अपन को दूसरी वैरायटी में जाना कि अच्छे हैं और मुझे पता है कि मैं अच्छा हूं। तो अभी अच्छा लगने की बजाय अच्छा होना है और मुझे पता भी लगना है कि मैं अच्छी हूं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यदि मुझे पता लग गया कि मैं अच्छी हूं और इनको मैं अच्छा नहीं लग नहीं रहा हूं अच्छा, लेकिन हूं कैसा मैं, तो इनको ये जब बोलते हैं कि तुम खराब हो, तो मुझे पता रहता है कि मैं कैसा हूं। अभी क्या हो रहा है कि मुझे पता नहीं मैं कैसा हूं, जो 4 लोग बोलते हैं उनका एवरेज निकाल के वैसा मैं हो जाता हूं। ऐसा मानते हैं, वो मानते हैं ऐसा, लेकिन बार बार चेक करते रहते हैं कि सही में अच्छा हूं कि नहीं, क्यों कैसा लग रहा हूं। इनने कहा अरे क्या शर्ट, क्या बढ़िया से आपने साड़ी पहनी, मजा ही आ गया। दूसरे ये कोई साड़ी है। अब
अब 3 लोगों ने और बोल दिया तो आके बदलना शुरू। तो हमें कहाँ पता है मैं अच्छे हूं? अभी ये पूरा सम्मान का मतलब है अपना ही ठीक ठीक मूल्यांकन कर लेना, फलस्वरूप दूसरों के मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होना। फिर जो वो कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, तो हम ठीक से सुन पाते हैं, अच्छा मेरे में क्या गड़बड़ लगा। अभी हम सुन ही नहीं पा रहे, घायल होके भाग गए। मूल्यांकन के भी दो पहलू है। हाँ, अगर आप इसमें अपने आप में सुधार लाओ तो मूल्यांकन अच्छा है, लेकिन अपने आप में नेगेटिव बोलने से माइक लो, नहीं तो और किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। मूल्यांकन के भी 2 प्रकार है। अगर आप अपने आप में पॉजिटिव वे से सुधार लाओ तो अच्छी बात है कि चलो मेरी कुछ गलती है या मुझे कुछ अच्छा सुधार करना है, तो वो मूल्यांकन अच्छा है। लेकिन मैं दूसरे के प्रभाव से अगर अपने आप में कमी महसूस करती हूँ तो वो मूल्यांकन गलत है। अभी सही गलत की बात नहीं कर रहे। अभी नहीं, तो जैसे भी है ना कि एक फीमेल ऐसा सोचती है कि अगर 3 जन ने मुझे अच्छा नहीं बोला तो मैं मेरा प्रभाव चेंज कर देती हूँ। अगर ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने में बदलाव पॉजिटिव तरीके से कैसे लाऊं, तो वो मूल्यांकन अच्छा है। ऐसा नहीं। अभी पहले तो ये पता रहे कि कपड़े जो पहने हैं, कपड़े का काम है शरीर को संरक्षण प्रदान करना। सभी कपड़े अच्छे होते हैं, इसलिए मार्केट में इतनी तरह की वैरायटी मिलती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान कपड़ों से, गाड़ी से, इससे बना रहे हैं। ये हमारी समस्या है ना। हमारी पहचान मेरे व्यवहार से होनी है, मेरी समझ से होनी है। तो समझ के अभाव में आएगा भी नहीं। देखिए, तो सम्मान का मतलब है ठीक ठीक मूल्यांकन, सम्यक मान। सम्यक का मतलब होता है ठीक ठीक, जो जैसा है वैसा। तो अभी तो हमारे पास मूल्यांकन का आधार भी नहीं है ना, कैसे मूल्यांकन करना है। हाँ जी, बस मेरा वही है कि जीवन क्रिया में हम कैसे उसको देखेंगे। हाँ, वही मैं करूँ। अब जीवन क्रिया में कैसे देखेंगे, तो जीवन क्रिया में ये पता लगा, पहले तो सारा जो झंझट है वो शरीर में दिख कैसा रहा उससे मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि मेरी सुंदरता एक सिद्धांत है, अच्छे विचार ही मेरी सुंदरता है। ये पहले पकड़ में नहीं आ रहा। न्यायपूर्ण विचार ही सुंदरता है मेरी। ये जब तक ठीक से सेट नहीं होगा तब तक कुछ मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। तो पहले क्या समझ में आना है, पवित्र विचार ही मेरी सुंदरता है। सोमाई सूत्र बोलते ना, पवित्र विचार माने न्याय का, न्याय धर्म सत्यपूर्ण विचार, यही मेरी सुंदरता है। ये जब तक अपने में निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक दूसरों से मैं नियंत्रित होता रहूंगा। यही तो दिक्कत है ना। तो पवित्र विचार ही, और ढंग से देखेंगे तो मेरा व्यवहार ही मेरी सुंदरता है। ये जो न्यायपूर्ण व्यवहार करता हूं ना, ये जो दूसरों के प्रति स्नेह, सम्मान, दूसरों का सम्मान, उसका भी ठीक ठीक मूल्यांकन, अपना भी जब तक अपना नहीं कर पाएंगे दूसरे का कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो न्यायपूर्ण व्यवहार ही मेरी सुंदरता है, यही मेरा गहना है। इसको पहन के चलना है। हम कपड़े पहन के चल देते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार रहता नहीं है। तो फिर आप ये स्थिति आए बिना हम दूसरों से अप्रभावित रह नहीं सकते। या दूसरे ढंग से देखो, जब मैं दूसरों से प्रभावित हो रहा हूं, इसका माने मेरा अपना वजूद अभी हिला डुला है, मेरा अपने में स्थिरता नहीं आई, इसका माने समझ की कमी है, इसका माने अध्ययन करना है, ऐसा उसका लिंक आएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, यदि दूसरे ने आपका बोल दिया, अपमान कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, अब इस पे विचार करना पड़ेगा। यदि विचार नहीं किए बिना आप घायल हो गए तो आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बस इसका माने आप मन के लेवल पे। जो विचार के लेवल पर व्यक्ति है वो उससे पूछेगा, आप ऐसा कह रहे हैं, इसका बता पाएंगे। अब हम डरे हुए हैं, पता नहीं क्या बता देगा, फीडबैक नहीं ले पा रहे। फीडबैक लेना, कॉर्पोरेट में भी हम अपने सीनियर से फीडबैक लेने में इतने डरे हुए, पता नहीं क्या बोल देगा। अच्छा, क्या बोल देगा तो मैं तो घायल हो जाऊंगा। अरे भाई, जो कुछ भी बोल देगा बात करेंगे ना भाई जी। जीवन लक्ष्य, वो सब लक्ष्य मूल्य के बारे में बात हो रही थी, तो मेरा घर पे भी अभ्यास था, तो मूल्य मुझे याद थे सारे। और ऐसे बुक खुली थी और मुझे पूछ रहे थे और मैं
मैंने बताया, रोज आने वाले भैया थे, वो बोले किताब में से देख के बोल रही है। तो वो तो आजू-बाजू वालों को ही पता होगा कि मैं किताब में से नहीं देख रही, बाकी तो पीछे तो सबको लगेगा ही कि मैं किताब में से बोल रही हूँ। तभी वो मेरी क्रिया ये शुरू हो गई कि अभी मुझे मुझ में ही देखना है कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अगर मुझे वो अपमान मतलब अगर मैं उसका स्पष्टीकरण कर रही हूँ तो मतलब मुझे अभी सोचना होगा। तो बस वही देखो, आपको तो पता है कि आप बिना किताब के बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है यार इसको पीछे वाले को तो लग रहा होगा किताब। अरे तो आपको क्या दिक्कत है पीछे वाले से? ये सब लगने दो ना आपको जो लग रहा है। लगने यही मुद्दा है, हम इतना ज्यादा दूसरे के अपनी इमेज के प्रति इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अच्छा लगने की बजाय अच्छा होने पे फोकस। अब इसको बढ़िया, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगने से कहाँ शिफ्ट होना है? अब अच्छी दूसरी चीज, दूसरी जो मजेदार चीज है, यदि आप अच्छे हैं उसका प्रतिबिंब दूसरों तक आज नहीं तो कल पहुंचता ही है। इस पे भरोसा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में रहस्य नहीं है, पर्दा नहीं है। तो यदि आपने बिना देखिए, आपको स्मृति से आप बता रहे हो, ये सूचना पीछे वाले तक पहुंच ही जाएगी, इसकी आप चिंता मत करो, ये भरोसा रखना पड़ेगा। यही डिजाइन है अस्तित्व का। इसीलिए कह रहे थे ना, जो चेतना मैम कह रही थी, जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि और गुड मॉर्निंग, तो ये जो भाव है ना, भाव पहले पहुंच गया ना। तो इस पे अस्तित्व पे भरोसे का मतलब है मैं जैसा हूं उसका प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है, लेकिन वो सामने वाले की पात्रता है कि वो उसको ठीक से ग्रहण कर पाता है कि नहीं, उस पर। अब दूसरी और मजेदार चीज देखो, ये बहुत ही आपको पकड़ में आएगा तो अच्छा लगेगा। आप अधिक विकसित हैं। कैसे हैं? अधिक विकसित हैं। आपके जो आसपास ये भाई लोग हैं, सब आपके रिश्तेदार मित्र, ये कम विकसित हैं। अब ये अधिक विकसित का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं? ये हमारा मूल्यांकन करें और सर्टिफिकेट दें। हम 5th क्लास से 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हाँ, हम 5th क्लास स्टूडेंट से कह रहे हैं अच्छा 10th तो आती है ना मुझे, तू तो सर्टिफाई कर दे यार, मुझे 10th आती। वो बेचारा 5th में है, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेकिन हमें सर्टिफिकेट फिर भी चाहिए। देखो ये मजेदार चीज है, सर्टिफिकेट फिर भी चाहिए। तो अब एक ही तरीका है, इसको 10th क्लास में लेके आओ। इसी चक्कर में गुरु शिष्य को गुरु बना रहा है। मैं बता दूं तुम्हें, ये मजबूरी है गुरु की, क्योंकि गुरु कितना पहुंचा हुआ है शिष्य समझ नहीं पाता है, और गुरु उसको समझाना चाहता है कि तू समझ में क्या चीज हूं, इसलिए उसको गुरु बना के समझाता है। यही प्रक्रिया है। इसलिए आदरणीय नागराज जी 16वें अध्याय में लिख रहे हैं, गुरु उस दिन पर्व मनाता है जिस दिन शिष्य गुरु हो जाता है, क्योंकि उस दिन शिष्य सही में समझ पाता है कि गुरु क्या चीज है। यही तो कहानी है। तो अब जो ये समझ रहे हैं कि आप स्मृति से बोल रहे हो, या आप पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, रट के बोल रहे हो, आपको आता जाता नहीं है, इसका एक ही तरीका है, इनको अपने योग्य बनाओ तो ये आपकी वैल्यू समझेंगे। इसी क्रम में आप अधिक विकसित कम विकसित को विकसित करता है, वही आपके विकसित होने का प्रमाण है। जी भैया, हाँ, सास को बहू, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब तू सास बनेगी तब तुझे समझ में आएगा। जी भैया, भैया जीवावस्था में हमने शरीर के लेवल पे जीना, हाँ, उसको अजागृति, विचार पक्ष से जागृति है। बाद में बुद्धि के लेवल पे 3 अवस्थाएं खुली, हाँ, अल्प, अर्ध, पूर्ण जागृत। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अभी जैसे 4.5 अवस्था में है, और जो सुखपूर्वक जीने की आशा है, तो इसको हम लोग कैटेगराइजेशन वाइज कैसे ये करेंगे? ब्रॉडली हम लोग उसको भ्रमित अवस्था बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है मानव में, क्योंकि चित्त क्रियाशील है इसलिए बुद्धि उसका दृष्टा बना हुआ है, और तो इसलिए सारी जागृति को बुद्धि पे डिफाइन कर रहे हैं। अल्प जागृत बुद्धि, अर्ध जागृत बुद्धि और जागृत बुद्धि, उसकी अभी कर रहे हैं चर्चा। हाँ हाँ, हम जो अभी चर्चा कर रहे थे ना भैया,
तो उसी में एक जो मेरा ध्यान गया था, तो एक तो जो ऊपर का है वो नीचे का दृष्टा है या फिर उसका दर्शन करता है, नीचे जो मन जो है वो वृत्ति का मूल्यांकन नहीं करता, लेकिन वृत्ति ही मूल्यांकन कर पाएगी। लेकिन हम जीवन क्रिया को देखें तो अपने में वो कैपेबिलिटी है कि हम ऊपर वाला या जो श्रेष्ठ हैं उनका जो आचरण है या फिर उनका जो लेवल है उनका अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान से ही अपने अंदर वो बनता है कि नहीं अभी मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए वो भी जो स्थिति है वो जीवन में ही है। तो अपने से श्रेष्ठ को के आचरण को देख के वो अनुमान लगाना कि वो वहाँ तक है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अब वो क्षमता भी मुझ में है, ये भी बनता है। इसीलिए मन का जो प्रत्यावर्तन है वो वृत्ति की ओर, वृत्ति का जो है वो चित्त की ओर जो है वो जाता है। ऐसा जी मुझे पता चला, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे को करेले की सब्जी नहीं पसंद और डिश में आ गई, जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस है, अब मैं इसको खाऊँ या ना खाऊँ, सही क्या है? बहुत बढ़िया। उसी के लिए गुरु को पहचानना पड़ता है अनुमान पूर्वक। अपने से गुरु का आप मूल्यांकन तो नहीं कर पाओगे, तो ये आपको किसी समय निष्कर्ष लेना पड़ता है, ये ठीक कह रहे हैं। कैसे? कुछ तर्क लगा कर, कुछ तो वो अनुमान तो आपको ही करना पड़ेगा, उसको मेरे कहने से नहीं होगा ना, क्योंकि वो निष्कर्ष किसको लेना है? आपको। फिर पता कैसे चलता है? जैसे जैसे उस पर आप चल के देखोगे, उसी के लिए भी अपन आ रहे हैं अभी अभ्यास के ऊपर। अभ्यास पूर्वक जो अपेक्षित फल परिणाम, क्या तृप्ति, वो आने लगती है, उससे ही प्रमाणित होता है कि ये ठीक कह रहे हैं। इसीलिए न्यूटन को भी प्रमाणित करने वाला मैं हूँ, नागराज जी को भी मैं ही बताऊंगा इन्होंने ठीक लिखा कि नहीं। यही तो भाई ब्यूटी है। कैसे? क्योंकि प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है, मेरे पास है। तो आप ही जांचोगे ठीक लिख गए कि कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के चले गए। कैसे पता चलेगा? तृप्ति होगी तो बोलोगे ठीक लिखा, नहीं होगी तो कोई और रास्ता ढूंढोगे। तो कैसे फाइनली आपका उत्तर क्या होगा? कैसे पता लगेगा सही है कि गलत है? हमें तृप्ति मिलेगी जैसे, बस उस पर चल के, रास्ते पर चल के तृप्ति मिलती है, इसी का नाम है कि वो सही है। क्योंकि फल परिणाम ही फाइनली बताता है। अभी हमें क्यों लग रहा है कि वस्तु से हम सुखी नहीं हो पा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा सुख, बस इतना ही तो गेम है, इतना ही तरीका है। और कोई तो पहले उसको जाएंगे थॉट एक्सपेरिमेंट, अच्छा इसमें कुछ छोड़ने पकड़ने को बोल नहीं रहे, तुम अभी जो करते हुए इस पर कुछ प्रयास करके देख लो, तुम्हें यदि रिजल्ट आने लग गया तो सही है, नहीं आए तो छोड़ देना, इतना ही गेम। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नहीं बात की थी कि जैसे ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें सारे रेफरेंस ही दिए गए हैं, तो जितना जितना इसको और अध्ययन करेंगे तो सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि हमारा जो जीना है वो जीवन के लेवल पे है, यानी वहाँ से शुरू होता है। हम अभी तक जो शरीर मान के जिए हैं, तो शरीर संवेदनाओं या फिर रुचियों में मेरे स्वाद, मतलब मेरी इंद्रियों को कौन सा स्वाद पसंद है उसके अनुसार मैं चलूँ। तो मेरे लिए जैसे आपके लिए करेला ठीक नहीं है, तो कोई है जिसको करेला बहुत पसंद होगा, तो वहाँ रुचियों में हम सब अलग अलग रहेंगे ही। तो रुचियाँ स्थिर कहाँ पे होगी? तो मन की क्रियाओं को समझेंगे तो रुचियाँ स्थिर होंगी। और अब अगर डिश में करेला आ ही गए तो खाओ या ना खाओ? हाँ, मैं इसको अच्छे से पकड़ दे। देखो आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया भाई। देखो ओशो कुछ कह रहे, महावीर कुछ और कह रहे, बुद्ध कुछ और कह रहे, है ना, ये कल के नागराज जी कुछ और कह रहे। हमारी परंपराएं तो 5000 साल पुरानी। मेरे पिताजी को तो यही मेरे से प्रॉब्लम है, यार नागराज जी को कोई जानता नहीं, तुम पढ़ लिख के अच्छे बेवकूफ़ बन गए। ये कल का आदमी कुछ कह रहा है भाई, इसको कोई जानता भी नहीं है। महावीर की कब से परंपराएं चली आ रही, अब क्या करोगे? मैं उनको बोला महावीर की तब से चली आ रही और आप लोगों में कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए तो नए को ढूंढ रहे हैं। उल्टा है भाई, पुराने से काम नहीं चला तब तो नए को ढूंढना है। आप नया मोबाइल कैसे ले लेते हो? अरे यार अभी तो पहली बार आया, मैं तो नहीं लूंगा भाई। इंटरनेट नहीं है, क्यों ले रहा है आदमी? क्योंकि उसको लगता है नई चीज चाहिए ना, पुरानी चीजें काम नहीं कर रही। तो नया अनुसंधान नहीं होगा, इसका माने पुरानी चीजें तो फेल होगी ना भाई। उससे तो फेल होगी, माने उससे यहाँ तक आए। देखो फेल का मतलब फिर वही जो शेष है उसकी बात, रेफरेंस में बात कर रहे हैं। नहीं तो हम बहुत कुछ गति कर ही लिए। इसीलिए नए अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने से जितनी तृप्ति होनी थी उतनी मिली, शेष वाली बाकी है। तो
तो नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तो महावीर ने ठीक कहा कि बुद्ध ने, कि नागराज जी ठीक करके कह रहे हैं, ये अपने को ही जांच करके देखना पड़ेगा। मैं ही प्रमाण हूं, ये फाइनल आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो स्वीकृति के बिना तृप्ति नहीं आएगी ना? कैसे आएगी? और तृप्ति उल्ट, और तृप्ति आएगी तो स्वीकृति होगी, नहीं तो कैसे होगी? अतृप्ति की स्वीकृति कहाँ कर पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको कल खाते वक्त एक क्वेश्चन किया, हाँ पहली बार हाँ, टेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, हो सकता मजा आने लग जाए। भैया आपसे एक क्वेश्चन किया था कि पहली बार आपको जो नागराज जी मिले तब आपने पहली बार में स्वीकृत किया, तो आपने बोला मेरे गुरु जी ने कहा, मतलब आपने गुरु जी से स्वीकृत किया इसके आपने? ये मजेदार चीज है। देखो 3 तरह के लोग हैं, एक है वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे वो स्टार्टअप में कैसे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, भाई वो तो आइडिया ही है ना, क्या पता चलेगा कि नहीं। तो भैया हम लोग कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसके बाद चल जाता है, ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग चल रहा है अभी, आईपीओ आ जाएगा तो सब लोग दौड़ेंगे तो भैया वो प्रयोग तो हो चुका, तो अब तुम कैसे मानोगे? अपने ही जो बड़ी लोग हैं, जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे अब सतीश भाई यदि अपने बच्चों को बोलते हैं जो इनके यहाँ पढ़ रहे हैं और जिनकी इनकी प्रति स्वीकृति है बच्चों की, तो उनको फास्ट हो जाता है, उनको प्रयोग डाउट वाला पोर्शन निकल जाता है। प्रयोग तो फिर भी करेगा वो, जांचेगा तो फिर भी, सत्या जी ने कहा, धर साहब ने कहा, तो जांचा तो मैं नहीं, लेकिन जो बहुत सारा उधेड़ बुन में जांचू के नहीं, करेला खाऊं के नहीं खाऊं, वो वाला मुद्दा नहीं रहा, खा के देख लेते हैं, है ना, ठीक लगेगा तो दोबारा खाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तो वो वाली प्रक्रिया में फास्ट संशय मिट जाता है, बस उतना ही है। भैया लेकिन जर्नी बहुत लंबी है नागराज जी जागृत मन होके, तो उन्होंने कहा कि मैं बाकियों को भी जागृत बनाऊं, और आप कह रहे हो वहाँ पे भी जाके वो देख रहे हैं कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये बहुत लंबी जर्नी है। तो ये कॉमनली सबका क्वेश्चन रहेगा, अगर इस चीज को इस तरफ से भी देख सकते हैं कि भोजन है तो भोजन का स्वभाव धर्म पोषण देना है और शरीर को पोषण चाहिए, तो अगर ये स्वीकृति आ जाती है तो फिर कौन सी चीज खानी नहीं खानी वो प्रश्न शायद साइड में हो जाएगा और पोषण जो है वो सेंटर में आ जाएगा। वो यदि स्वास्थ्य को हम ध्यान में रखेंगे तो रुचियां तभी निरंतर होती हैं। हित दृष्टि में प्रिय बढ़िया, मैंने उनका उदाहरण करेले को लेके है, बट वो सोच रहे ये वाला करेला खाऊं कि नहीं, ये जो दर्शन रूपी करेला है इसका सेवन करना है कि नहीं। बढ़िया, चाय पीते हैं।